नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम चैप्टर के ऊपर हम लगातार अपनी क्लास ले रहे हैं और उसमें हमने अधिगम के संदर्भ में पढ़ा है। अधिगम के कारक हमने पढ़े हैं, अधिगम की परिभाषा हमने पढ़ी है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम की जो परिभाषाएं दी हैं, जो कि साइकोलॉजी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हमने बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ा है। और मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस जुगाड़ से आपको परिभाषाएं समझाई गई थी, शायद आपने ऐसी परिभाषाएं आज से पहले पढ़ी ही नहीं होंगी। और ये भी मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि उनमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप 101% आप सही उसका आंसर देंगे। तो आज हम उसमें जो बात कर रहे हैं वो अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में आज हम आगे पढ़ेंगे और अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिगम के सिद्धांत में प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत है इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे और जो दो भागों में हम बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे उस चीज को आज हम देखते हैं। तो एक तो है अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत। एक बार इसको देखिए, अधिगम के सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत का मतलब ये है कि अधिगम जो है वो कैसे कैसे हो सकता है और विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उनका इसके प्रति मानना क्या है, वो क्या मानते हैं कि अधिगम कैसे हो सकता है। इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी जो थ्योरी जो प्रस्तुत की है, अपना जो उन्होंने इसके संदर्भ में अपने पूरा एक एनालिसिस जो है वो उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वो कैसे प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने क्या समझाया। तो क्योंकि वो एक ये मनोविज्ञान जो है इसमें उनकी जो थ्योरी है उनको इतना स्थान दिया गया कि विश्वव्यापी स्तर पर, यानी एक पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जैसा पढ़ा जाता है और साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जो है साइकोलॉजी में या अधिगम में हम कहें या हमारे मनोविज्ञान में हम कहें, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों का जो है व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया पर बहुत गहरा प्रभाव है और उसी को इन मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी के अंदर रखा है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें समझें। और हमारे लिए जो सीटेट के जो विद्यार्थी हैं या जो रीट के जो विद्यार्थी हैं या विभिन्न स्टेट की जो टेट जो होती हैं उनके जो विद्यार्थी हैं या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्तियों में जहां भी कहीं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अगर कोई बात पूछी जाती है तो उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्नों का जो वेटेज होता है वो अधिगम के चैप्टर से होता है और ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसलिए ये हमारे लिए भी बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि हम इसे बहुत अधिक गहराई से और अच्छे से और इसको सरलीकरण करके अगर हम इसे पढ़ें तो मैं कहता हूं ये सबसे इजी चैप्टर है। कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 101% विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए और उसके बाद आप जो है इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए और उसके बाद आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन जो है वो होगा और आप इसका एक भी % गलत नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए समझते हैं, रोचक तरीके से जुगाड़ के साथ समझाऊंगा सारी बात। देखिए, ध्यान से समझना, बीच में छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, तो उसके बाद आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अधिगम के सिद्धांत की बात करता है तो अधिगम के सिद्धांत में आपको दो तरह की बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और वो जो दो तरह की बातें हैं वो दो तरह की बातें ये है कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उन्हें दो तरह के जो लोग थे, यानी सभी सिद्धांतों को जब देखा गया तो उसमें ऐसा पाया गया कि जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें से आधे जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी जो थ्योरी थी वो किन्हीं कुछ जो है उनके अलग पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर वो आधारित थी और वो पैरामीटर्स लगभग सब में कॉमन पाए गए और आधे लोगों के भी समान थे। इसलिए जो अधिगम के सिद्धांत जो थ्योरी प्रस्तुत की गई उसको दो भागों में बांटा गया और उनका, यानी आप समझ लीजिए, उनका वर्गीकरण किया गया। और जो उनका वर्गीकरण किया गया वो इस तरीके से किया गया कि एक जो मनोवैज्ञानिकों का समूह था उन्हें व्यवहारवादी माना गया, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत क्या होंगे, और एक हम कह सकते हैं कि संज्ञानवादियों के अनुसार, ठीक है, संज्ञानवादियों के अनुसार
संज्ञानवादियों के अनुसार, ठीक है, अपन इसको लिखते हैं कि संज्ञानवादियों के अनुसार इसके सिद्धांत क्या थे। देखिए इस बात को समझिए कि जो संज्ञानवादी है, ये संज्ञानवादी जो है, संज्ञान का मतलब क्या होता है, यहाँ साइकोलॉजी की भाषा में इसे संज्ञान कहा जाता है, और वैसे ये ज्ञान होता है। ज्ञान जिसे हम व्यवहारिक भाषा में हम जिसे ज्ञान कहते हैं, वही जो ज्ञान है उसे ही यहाँ क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मनोविज्ञान था आपका, उस मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान के बाद में जो है एक और विज्ञान इसके अंदर सम्मिलित किया गया, और वो था आपका आत्मा का विज्ञान, यानी आपकी जो आत्मा का विज्ञान था। देखिए मैं आपको बताऊं कि जहां भी कहीं साइकोलॉजी में मन शब्द आता है, मन जैसे मनोवर्ती है, तो मन का मतलब यहाँ मस्तिष्क से लिया जाता है, न कि आत्मा से लिया जाता है, न कि मन से लिया जाता है। तो इसलिए आपको समझना है कि मनोविज्ञान के बाद एक आत्मा का विज्ञान आया, और आत्मा के विज्ञान के बाद जो है वो आपका मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान आया, जिसे पेम्पोलॉजी लेकर के आया था। और उसके बाद आया आपका चेतना का विज्ञान, और चेतना के विज्ञान के बाद जो विज्ञान आया वो आया व्यवहार का विज्ञान, यानी और उसी से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हें व्यवहारवादी कहा गया। क्या कहा गया? व्यवहारवादी कहा गया। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस चीज को देखना है कि जो व्यवहारवादी हैं वो कौन थे, यानी अधिगम के सिद्धांत के अनुसार हमें व्यवहारवादियों को देखना है, और उसके बाद हम देखेंगे संज्ञानवादियों को। तो जैसे आपका इवान जो पावलोव था, इवान पी पावलोव, ठीक है, इवान पी पावलोव, तो इवान पी पावलोव कहते हैं, या कई जगह आपको पावलोव जो है लिखा आता है या पावलक लिखा आता है, एक ही बात है। आपको देखना है कि व्यवहारवादी में सबसे पहले नाम आता है इवान पी पावलोव का, और इवान पी पावलोव के बाद जो दूसरा नाम है वो है बीएफ स्किनर। दूसरा नाम किसका है? बीएफ स्किनर। देखिए अधिगम में भी हमने स्किनर की परिभाषा पढ़ी थी कि अधिगम में स्किनर की क्या परिभाषाएं दी, यानी इनका बहुत अहम रोल है, और ये जगह जगह इनकी परिभाषाएं बहुत प्रचलित है रीट के सिलेबस में, सीटेट के सिलेबस में। उसके बाद थे थॉर्नडाइक, ठीक है, जो आपके थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने भी जो है इनके संदर्भ में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है व्यवहारवादियों के संदर्भ में। और एक जो और थे मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था C.L. हल। ये हल में इस तरीके से आपको लिखना है, क्लार्क हल, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब व्यवहारवादियों की बात होगी तो व्यवहारवादियों में हम इवान पी पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, और C.L. हल का जो सिद्धांत है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संज्ञानवादियों के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो मैक्स वर्दीमर नाम के एक संज्ञानवादी थे, ठीक है, याद रखना है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया, कोहलर, ठीक है। और अन्य और भी जो साइंटिस्ट थे जैसे कि लेविन ने भी अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो और कोपका नाम के एक और मनोवैज्ञानिक थे, कोपका। तो कोपका नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी जो है अपना इसके संदर्भ में अपना विवरण, अपना सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये जो कोपका थे शायद ये जो है कल्ट कोफका थे, कल्ट कोफका, ठीक है, याद रखना। और ये लेविन का भी नाम कल्ट लेविन था, ठीक है। तो ये थे संज्ञानवादी। ये संज्ञानवादी जो है ज्ञान की अधिगम जो होता है उसमें अपना जो ज्ञान से रिलेटेड जो बात है उसके सिद्धांतों पर चलते हैं, और ये व्यवहारवादी ही ये व्यवहार की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसको समझेंगे, उनके बाद इनके सिद्धांतों को समझेंगे। ये इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से समझना है। देखिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवहारवादी इनमें से कौन था। आपसे बेसिक सा साधारण सा एक सवाल पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं है, तो उसमें से आपको 3 ये दे देगा और चौथा ये दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रिय विद्यार्थियों आपको ये बात बहुत ध्यान रहनी चाहिए कि ये जो व्यवहारवादी हैं इनके नाम आपको ध्यान रहने चाहिए, और संज्ञानवादियों के नाम भी आपको ध्यान रहने चाहिए। दोनों ही बातों को आपको देख लेना है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप देख लें। इनके बाद जब हम इनके विवरण की बात करते हैं तो इनके विवरण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे इनके विवरण में कि इनके जो विषय वस्तु हैं वो विषय वस्तु क्या हो सकती हैं, हम इनको देखेंगे। यानी कि जो संज्ञानवादी हैं वो क्या कहते हैं, इनके सिद्धांतों में मुख्य बात क्या मिलती है,
और जो व्यवहारवादी हैं उनके सिद्धांतों मुख्य बात क्या मिलती है, हम इन दोनों ही बातों को देखेंगे। जैसे कि जो आपके व्यवहारवादी हैं वो सबसे पहले पुनर्बलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पुनर्बलन, यानी कि जिसे रीफोर्समेंट कहते हैं, वो पुनर्बलन की बात करते हैं। ठीक है भैया, रीफोर्समेंट ये बार बार आएगा, इसे ध्यान रखना है, ये सब बहुत बार बार आएगा, जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारवादी जो है वो रीफोर्समेंट की बात करेंगे, पुनर्बलन की बात करेंगे। दूसरी बात है कि ये अनुक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? अनुक्रिया की बात करते हैं। देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि जो अनुक्रिया जो होती है, इस अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं। रेस्पॉन्स, देखिए समझिए ये रेस्पॉन्स क्या होता है। तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। एक होती है आपकी सहज क्रिया। क्या होती है? सहज क्रिया। और तीसरी आपकी होती है अनुक्रिया। अनुक्रिया। देखिए प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिक्रिया, आपने कोई एक्शन की और उस एक्शन के विपरीत में क्या हुई? कोई रिएक्शन हुई, तो यही क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। कैसे? जैसे कि आप गुस्से में हैं और आपने किसी सामने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा तो आपने जो क्रिया की उसके जस्ट विपरीत में एक दूसरी क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान में जो बायोलॉजी के जो विद्यार्थी रहे हैं वो बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारा जो तंत्रिका जो तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र में हमेशा जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, प्रतिक्रियाओं के ऊपर ये हमारा तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है वही क्या करवाता है? हमसे प्रतिक्रिया करवाता है। इसलिए प्रतिक्रिया आप समझ गए होंगे कि प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तो होती है प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। एक होती है प्रिय विद्यार्थियों सहज क्रिया। सहज क्रिया का प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। सहज क्रिया क्या होती है? देखिए जो जन्मजात होती है, यानी किसी व्यक्ति में जो जन्मजात जो क्रिया है, जैसे कोई बालक है, समझिए कोई बालक है, अब उस बालक की आदत हो गई है, जन्मजात ही उसकी आदत है कि वो जो है किसी भी चीज को देख करके, और कोई अगर उस बालक को कोई चीज वो मांग रहा है और वो चीज उसको कोई नहीं देता है, तो वो बालक उससे क्या करना शुरू कर देता है? रोना शुरू कर देता है। तो ये जो रोना है ये उसकी जन्मजात क्रिया है। कोई बालक हंसता ही हंसता है, ये उसकी कैसी क्रिया है? जन्मजात क्रिया है, यानी कि वो सहज क्रिया है। बंदर है, आपके हाथ में रोटी है, बंदर की आदत क्या है? बंदर क्या चाहता है? वो रोटी छीन के भागेगा। जैसे ही मौका मिला बंदर क्या करेगा? रोटी छीनेगा और भागेगा। ये क्या है? सहज क्रिया है। तो आपको याद रखना सहज क्रिया। एक होती है प्रिय विद्यार्थियों अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया आपका कोई लक्ष्य है, देखिए आपका कोई भी लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया आप करते हैं वही क्या कहलाती है? आपकी अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम एक बार इस अनुक्रिया से पहले एक शब्द को और देखते हैं। शब्द है आपका उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य होता है, आप इसे सामान्य भाषा में समझेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। आपको इसे समझना है। और यहाँ इसको कहा जाता है स्टूबलस। ठीक है, तो ये बार बार काम आएंगे। देखिए इसको स्टूबलस कहा जाता है। यहाँ मैं इसको एस के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको आर के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ। ध्यान से समझ लेना, दोनों बातें बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब देखिए अनुक्रिया को अब आपको समझाएंगे। उद्दीपक और अनुक्रिया अब आप समझोगे। ठीक है, क्या होता है? कोई लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य जैसे आपका एक लक्ष्य है कि हमें रीट की परीक्षा पास करनी है और हम क्या बन जाएंगे? 3rd ग्रेड के अध्यापक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 3rd ग्रेड के टीचर बन जाएंगे। और इस 3rd ग्रेड के टीचर बनने के लिए आप लगातार दिन रात क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने का मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका पढ़ना है, ये पढ़ना ही आपकी क्या है? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया। और रीट की परीक्षा में आपने इस टारगेट को पा लिया, यानी कि ये आपका क्या था? उद्दीपक। क्या था? उद्दीपक था। ठीक है, तो आपकी जो अनुक्रिया है इसे हमने क्या कहा? रेस्पॉन्स। और आपका जो उद्दीपक है इसे हमने क्या कहा? स्टिमुलस। तो यानी कि ये जो आपका उद्दीपक है, इस उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया आप करते हैं वही क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। और उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक एक ऐसा घटक होता है, उद्दीपक एक ऐसा घटक होता है जिसके लिए क्या करी जाती है? अनुक्रिया की जाती है, जिसे पाने के लिए अनुक्रिया की जाती है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अनुक्रिया
में क्या फर्क होता है और उद्दीपक क्या होता है, इन बातों को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इनके बाद अगली बात पे हम चर्चा करते हैं। तो ये बहुत काम आएंगे विद्यार्थियों, इनको ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक बात को समझ लेना है। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ये वो शब्द हैं जो व्यवहारवादियों के सिद्धांत में मूलतः इनको प्रयोग किया जाएगा, और उनके सिद्धांत की एक तरीके से थ्योरी जो है उनकी उसकी समरी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो बार बार वो रिफोर्समेंट की बात करेगा, ठीक है, उसके बाद में वो उसमें रेस्पॉन्स की बात करेगा, उसके बाद वो उसमें स्टिमुलस की बात करेगा, ठीक है, ये रिफोर्समेंट है, ठीक है। रिफोर्समेंट है तो वो इनकी बात करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला होता है कि वो अभिप्रेरणा की बात करेगा, ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि वो मोटिवेशन की बात करता है, मोटिवेशन की। तो आपको इन चीजों को समझना है, ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब जब अगर हम बात करें संज्ञानवादियों की बात अगर हम करें प्रिय विद्यार्थियों, तो संज्ञानवादी पुनर्बलन की बजाय संवेदना, पुनर्बलन की बजाय वो कहते हैं कि संवेदना बहुत जरूरी है और संवेदना से ही ज्ञान प्राप्त होता है। वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि संवेदना के बाद जहां अनुक्रिया हो रही थी वहां कहते हैं कि यहाँ बुद्धि के अंदर प्रोसेस चलती है, बुद्धि के अंदर जो है इस संवेदना जैसे ही होगी तो संवेदना के बाद हमारी बुद्धि काम करेगी, और जब बुद्धि काम करेगी तो हमें प्रत्यक्षीकरण होगा। क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण होगा। देखिए प्रत्यक्षीकरण वो कहता है कि जैसे ही संवेदना होगी, संवेदना होते ही हमारी बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी, और बुद्धि जब काम करना प्रारंभ करेगी तो प्रत्यक्षीकरण होगा, और प्रत्यक्षीकरण जब होगा तो संज्ञान होगा। क्या होगा? संज्ञान, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा? ज्ञान, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आपकी समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान। प्रिय विद्यार्थी समझिए क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले संवेदना होती है, कैसे होगी इसके बाद के सिद्धांत आएंगे, समझाऊंगा, एक एक बात को आपको समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये कहते हैं जब संवेदना होती है, संवेदग्राही अंग सेंसिटिविटी को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपकी बुद्धि में उससे संबंधित रिसर्च होनी प्रारंभ होती है, और जब रिसर्च प्रारंभ होती है तो प्रत्यक्षीकरण होता है, और जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो वो कहते हैं कि संज्ञान अथवा ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो समस्या का समाधान जब आप खोज लेंगे, यही अधिगम होता है। ये बात संज्ञानवादी मानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन व्यवहारवादी मानते हैं कि सबसे पहले पुनर्बलन होता है, और पुनर्बलन के बाद अनुक्रिया होगी। अनुक्रिया जब होगी तो उसका जो है एक उद्दीपक होता है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है, और जब उसके प्रति अनुक्रिया होगी तो हमें अभिप्रेरणा मिलेगी, और जब अभिप्रेरणा मिलेगी तो अधिगम होगा। ये इस बात को मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ये कहते हैं कि ये अधिगम जो है वो यंत्रवत होता है, यंत्रवत। बात को समझिए, कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। आपसे सवाल पूछेगा कि अधिगम यंत्रगत होता है, ऐसा किनका मानना है? तो ऐसा किनका मानना है ये आपको ध्यान रखना है, व्यवहारवादी मानते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि यंत्रगत क्या हो सकता है? देखिए व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम होगा वो मानव में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है? पशु में भी हो सकता है। लेकिन आज जो संज्ञानवादी हैं वो संज्ञानवादी ऐसा नहीं मानते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम यंत्रगत नहीं होता है, अधिगम सिर्फ मानव में होता है। तो इनका मानना है कि अधिगम यंत्रगत नहीं होता है। याद रखना, इनका मानना क्या है कि अधिगम यंत्रगत नहीं होता है, इस बात को समझना। ये कहते हैं अधिगम यंत्रगत होता है। दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। समझिए, ये कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है। लेकिन आपके संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम अचानक से होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक से होता है अधिगम। ये कहते हैं अगर बालक सीख रहा है तो अचानक से सीख जाएगा, लेकिन व्यवहारवादी कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जब सिद्धांत आपको बताऊंगा, इनके जब सिद्धांत थोड़ा के सिद्धांत बताऊंगा, अभ्यास का नियम, तो उनमें वो कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जब अभ्यास करेंगे तो अधिगम होगा, जब अभ्यास नहीं करेंगे तो अधिगम नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह की बातें करते हैं। इसके बाद है कि जो आपके व्यवहारवादी हैं
वो व्यवहारवादी कहते हैं कि ये जो आपका अधिगम जो है वो अनुबंधन का परिणाम है। समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी जो बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो अधिगम के सिद्धांत है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है। तो ये कहते हैं कि हमारे अनुसार अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अनुबंधन का परिणाम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अनुबंधन का परिणाम की जो बात करता है, यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी नींव है और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा, जो सबसे मेनली जो जिस चीज को हमें समझना है वो यही है। क्योंकि अगर आपके अनुबंधन समझ में आ गया, आपके बॉन्डिंग थ्योरी समझ में आ गई, मैं कहता हूं आप व्यवहारवादियों के सभी सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए। आपके अगर ये बात समझ में आती है तो आगे का सारा आपके समझ में आ जाएगा। और आपके जो संज्ञानवादी हैं, वो संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम जो है वो समस्या समाधान, वो कहते हैं कि अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है। अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है, यानी वो मेनली यही कहते हैं कि अधिगम कब होगा, जब अनुबंधन होगा। कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। लेकिन संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि अधिगम कब होगा, जब समस्या का क्या निकल जाएगा, समाधान निकल जाएगा। ये तो थी इनकी थ्योरी में डिफरेंस, इसे समझ लेना, इनकी थ्योरी का डिफरेंस था। ये क्या क्या थ्योरी देंगे, किन बातों पर इनका सिद्धांत आधारित होगा, ये उसकी बात थी। आपको इन चीजों को समझ लेना है। इसके बाद ही आपके समझ में आएगा कि अधिगम जो है वो जो है उसके बारे में ये जो सिद्धांत है इनके, ये सिद्धांत क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। आपको इन दोनों बातों को समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि एक बार हम इनको समझते हैं, इनकी इस बात को समझते हैं कि ये जो इन्होंने कहा है, ये संज्ञानवादियों ने जो बात बताई है और आपके व्यवहारवादियों ने ये जो बात बताई है, इन दोनों बातों को हम समझेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या है और ये क्या जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनका कैसे इनके अंदर आपसी सामंजस्य बैठाया जाएगा। देखिए कई जगह आपको संज्ञानवादियों की जगह गेस्टलवादी लिखा रहता है। गेस्टलवादी क्या है? देखिए ये जो मैक्स वर्थिमर जो है, इन्होंने बताया था किसके बारे में, जो गेस्टलवाद जो संप्रदाय था मनोविज्ञान का, उसके संदर्भ में बताया था। और यही जो गेस्टलवादी हैं वही क्या हो गए बाद में संज्ञानवादी, ठीक है। तो अगर आपको गेस्टलवादी बोलता है तो भी यही बात है और संज्ञानवादी बोलता है तो भी यही बात है, इसे समझना है। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाता हूं, इस बात को आपको समझना है। देखिए सबसे पहले आपका एक टारगेट है, ठीक है। क्या है? टारगेट। टारगेट का मतलब स्टिमुलस, ठीक है। और आपका जो स्टिमुलस है वो यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपक, ठीक है। कि आपका कोई उद्दीपक है और इस उद्दीपक के लिए आप कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं। और कौन सी क्रिया? अनुक्रिया। क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। समझिए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपका कोई उद्दीपक है, कोई टारगेट है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। तो आप जो अनुक्रिया कर रहे हैं, इस अनुक्रिया का टारगेट क्या है? आपका ये उद्दीपक, ठीक है। इस उद्दीपक को क्या करना चाहते थे आप? प्राप्त करना चाह रहे थे और उसके लिए आपने क्या करी? अनुक्रिया। आपने कोई क्रिया करी, अनुक्रिया करी। जैसे आपने अनुक्रिया करी, आपको उद्दीपक की क्या हो गई? प्राप्ति। क्या हो गई? उद्दीपक की प्राप्ति हो गई। जैसे ही आपको उद्दीपक की प्राप्ति होती है तो उद्दीपक की प्राप्ति होते ही इन दोनों के मध्य, किसके मध्य? आपके अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य क्या बनता है? एक संबंध बनता है। क्या बनता है? संबंध। और इसी संबंध को क्या कहते हैं? बंधन। क्या कहते हैं? बंधन। जिसे हम बार बार क्या कर रहे हैं? अनुबंधन। और यही जो आपका संबंध है, ये आपके व्यवहारवादी कहते हैं कि यही जो संबंध है, इसी संबंध को अनुबंधन मान लो, या इसी संबंध को बाद में क्या कहते हैं? अगर ये अनुबंधन मान लिया तो भी संबंध, अनुबंधन या आपका जो बंधन है, इसे ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। किनके अनुसार? व्यवहारवादियों के अनुसार। दोबारा से समझिए, देखिए आपका कोई टारगेट है जिसे हमने क्या कहा? उद्दीपक, ठीक है। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया। किसके लिए कर रहे हैं अनुक्रिया? उद्दीपक के लिए। और आपने उद्दीपक को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया। जैसे आपने प्राप्त कर लिया तो क्या बन गया? संबंध। यानी कि क्या हो गया? बंधन। और बंधन का मतलब क्या हो गया? अनुबंधन।
जैसे ही इनके बीच में क्या बन गई, बॉन्डिंग। क्या बन गई भैया, बॉन्डिंग। और जैसे ही ये बॉन्डिंग बनी तो व्यवहारवादी कहते हैं यही तो अधिगम है, इसी से तो बालक सीखा है। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए, उसके बाद आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी, रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है वो क्या है, रीट है। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है, सीटेट है। फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, वो क्या है, आपका टारगेट है। ठीक है, ये आपका टारगेट है। इस टारगेट के लिए आपने अनुक्रिया करी। क्या अनुक्रिया करी, आपने पढ़ना शुरू किया, यानी आपने पढ़ाई शुरू करी, या मैं कहूं कि आपने तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो आपने जो पढ़ाई शुरू करी या आपने जो तैयारी शुरू करी, बालक जो पढ़ रहा है उसका टारगेट क्या है, ये आपका रिट है, यानी कि स्टूडेंट्स उसका क्या है, रिट। और उसका जो रेस्पॉन्स है वो क्या है, पढ़ाई। और उसने पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करी कि उसे किसकी प्राप्ति हो गई, किसकी प्राप्ति हो गई, उस सरकारी नौकरी की जिसकी वो तैयारी कर रहा था उसकी प्राप्ति हो गई, यानी उसे रीट की प्राप्ति हो गई। जैसे ही प्राप्ति हुई तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, और जिससे क्या कहते हैं, बॉन्ड बन गया, जिसे हमने क्या कहा, संबंध बंधन या अनुबंधन कहा। और इसी से क्या प्राप्त हो गया, अधिगम प्राप्त हो गया। कौन कहता है ये बात, कौन कहता है भैया, ये व्यवहारवादी कहते हैं। व्यवहारवादियों के सिद्धांत में बार बार इसी की बात आएगी, और इसमें समझना कि एस और आर के बीच ये बॉन्ड बनेगा, इसलिए बार बार एस आर थ्योरी की बात आएगी, वो बाद में आपके समझ में आ जाएगी। तो आपने अगर इस चीज को समझ लिया है तो आपके बाद में बहुत काम आएगा कि इन बातों का मतलब क्या था। ठीक है, इन बातों का मतलब ये था कि सबसे पहले किसी भी चीज को पाने के लिए, यानी जो हमारा उद्दीपक है उसके लिए हम कोई अनुक्रिया करते हैं, और उद्दीपक और अनुक्रिया का जब हमने अनुक्रिया करके उद्दीपक को पा लिया है तो उसके बीच में एक बंधन बनता है, और उस बंधन को हम अनुबंधन, बंधन या संबंध कहते हैं, या बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो बंधन बढ़ता है इसके बाद हमें अधिगम की प्राप्ति होती है, और ये बात व्यवहारवादी अपने सिद्धांतों में कहते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद अब हम अगली बात करते हैं। तो हमारी जो अगली बात है उसे समझिए। अगली बात ये कहती है प्रिय विद्यार्थियों कि संज्ञानवादी क्या कहते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो इस बात को मानते नहीं है कि ऐसे इस तरीके से अधिगम होता है। संज्ञानवादी कहते हैं कि हमारे अनुसार सबसे पहले क्या होता है, संवेदना पैदा होती है। क्या पैदा होती है, संवेदना। समझिए कैसे, संवेदना को समझिए। संवेदना, विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि सेंसिटिविटी ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में। सेंसिटिविटी ऑर्गन्स यानी संवेदग्राही अंग। संवेदग्राही अंग किसे कहेंगे, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। संवेदना, सेंसिटिविटी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है सेंसिटिविटी, वो समझिए। जैसे संवेदग्राही अंग हमारे कौन होते हैं, आंख। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस संसार को देख रहे हैं। संसार में हमें आपको कोई अपना साथी दिखाई दे रहा है, आपकी माँ दिखाई दे रहा है, आपके पापा दिखाई दे रहे हैं, आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, बालक दिखाई दे रहे हैं। अन्य संसारिक वातावरण में जो तमाम प्रकार की चीजें जिन्हें आप अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, यही तो क्या है, संवेदना। देखना क्या है, संवेदना है। देखना है क्या है, संवेदना। ठीक है, अब दूसरा होता है त्वचा। क्या होती है, त्वचा। किसी आदमी ने आपको स्पर्श किया, धीरे से स्पर्श किया, आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये जो स्पर्श कर रहा है ये क्या है, संवेदना है। स्पर्श करने की संवेदना कहां से पैदा हुई, त्वचा से पैदा हुई। ठीक है, कान है। आप मेरी बातों को आसानी से सुन रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके कान काम कर रहे हैं, कानों में सुनने की संवेदना पैदा हो रही है। तो ये कान क्या कर रहे हैं, सुनने की संवेदना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सुनने की क्या हो गई, संवेदना हो गई। तो आपकी आंख है, कान है, और आपका क्या है, नाक में क्या होता है कि आप सूंघते हैं, तो सूंघने की संवेदना किसमें पैदा होती है, नाक में पैदा होती है। किसमें पैदा होती है, नाक में पैदा होती है। एक है, आप भोजन खा रहे हैं, और भोजन खा रहे हैं तो आपको जो है उसका स्वाद महसूस हो रहा है। स्वाद, तो स्वाद कैसे पहचाना आपने, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ये कैसे पता चला आपको, आपकी जीवा से पता चला। यानी वो आपकी क्या थी, संवेदनाएं थी। क्या थी भैया, संवेदनाएं थी। तो देखिए ये इस तरह हमारे जो शरीर में संवेदग्राही अंग है, क्या है भैया, ये संवेदग्राही अंग। संवेदग्राही अंग, ये जो संवेदग्राही अंग है प्रिय विद्यार्थियों, इनसे क्या पैदा होती है, संवेदना पैदा होती है। क्या होती है, संवेदना पैदा होती है। और ये कहता है कि जब संवेदना पैदा होती है तो वो जो संवेदना है उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है भैया, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण कैसे हो सकता है,
आप नाम से हो सकता है, पहचान से हो सकता है, और उसकी व्याख्या से हो सकता है। समझाऊंगा, देखिए क्या होता है, समझिए। संवेदना, जैसे क्या हुआ कि आपके शरीर, आप सो रहे थे, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, यानी अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप आराम से सो रहे हैं। आपके ऊपर क्या हुआ कि कोई ऐसी कोई चीज गिरी आपके ऊपर कि जो इस तरीके की है, समझ लीजिए ऐसी है, और ये धीरे 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 ये आगे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ, ये कोई ऐसी रस्सी टाइप है, और ये क्या हो गया, आगे की तरफ चलना प्रारंभ हो गई। जैसे ये चलने प्रारंभ हुई और आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी त्वचा के ऊपर कोई ऐसी चीज चल रही है, जैसे क्या हो, सांप हो, तो आपने क्या कर लिया, नाम पता लगाया। आपकी बुद्धि जैसे ही प्रत्यक्षीकरण आपका हो रहा है, आपकी संवेदना जैसे हुई, तो आपकी बुद्धि ने काम करना प्रारंभ किया, और बुद्धि से तुम्हें क्या हुआ, प्रत्यक्षीकरण, क्या हुआ, प्रत्यक्षीकरण। तो जैसे ही तुम्हें प्रत्यक्षीकरण हुआ, तो प्रत्यक्षीकरण होते ही आपने नाम पता लगाया कि हो सकता है मेरे ऊपर क्या गिर गया, सांप गिर गया। और जैसे ही आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ, तो आपने उसकी पहचान कर ली कि सांप गिर गया, सांप तो मुझे काट लेगा, और काट लेगा तो सांप कैसा होता है, जहरीला होता है। अब आपने व्याख्या करनी शुरू कर दी, पहचान हो गई, व्याख्या करनी शुरू कर दी कि सांप ने मुझे कहीं काट तो नहीं लिया है, अगर काट लिया तो मुझे जहर लग जाएगा, और जहर हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर बाद में मेरी तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाएगी, और मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और ये इतना बहुत डरावनी बात होती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अगर संवेदना पैदा होती है, तो हमें उसकी क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी हमें ऐसा लगता है कोई चीज हमारे बिल्कुल सामने है और हम प्रत्यक्ष उससे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हो रहा। और ये आपका जो तंत्रिका तंत्र है, ये उसका काम होता है, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड ये चीज होती है। तो आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, और जैसे प्रत्यक्षीकरण हुआ, आपको पता चल गया कि ये तो कौन था, सांप था। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, यहाँ पर संज्ञान हुआ। क्या हुआ, संज्ञान। संज्ञान मतलब तुम्हें क्या हुआ, ज्ञान हुआ, क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान था, आपको पहले से पता था इस बात का, ऐसा सांप हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, संज्ञान। तो संज्ञान होने का मतलब आपको क्या हुई, सूझ हुई। क्या हुई, सूझ। सूझ मतलब आपको मालूम चला, आपको पता चला, आपको इस ज्ञान का पता चला। और जैसे ही पता चला, तो उसके बाद में जैसे सूझ हुई, तो आपको पता चला ये तो सांप था, और आपने उसको उठा करके वहां से फेंक दिया। यानी जो समस्या आई उसका आपने क्या कर दिया, समाधान कर दिया। तो सूझ होने के बाद समस्या समाधान होता है, और जब समस्या समाधान होती है, तो आपको पता चलता है कि सांप था। और ऐसे बाहर सोने से सांप ऊपर भी गिर सकता है, काट भी सकता है, और काटने के बाद जहर भी फैल सकता है, और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये आपने किस में पा लिया, अधिगम के रूप में पा लिया। यही तो बात कौन कहते हैं, आपके संज्ञानवादी कहते हैं। इसीलिए तो संज्ञानवादियों ने कहा था कि जो अधिगम है वो अचानक होता है। वो कहते हैं अचानक होता है, जैसे सांप गिरा और तुम्हें अधिगम की प्राप्ति हो गई। वो क्या कहते हैं, अधिगम अधिगम अचानक से होता है। व्यवहारवादी कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, अधिगम अचानक से नहीं होता है। वो कहते हैं कि अधिगम तो धीरे धीरे होता है। जैसा उन्होंने बताया था, बॉन्डिंग बढ़ेगी, अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया होने के पश्चात कैसा बॉन्ड बनता है, मजबूत बनता है या कमजोर बनता है, उसके बाद आपको अधिगम की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके जो गेस्टलवादी हैं, संज्ञानवादी हैं, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अधिगम धीरे धीरे होता है, ये समस्या का समाधान होता है, इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, और ये यंत्रगत नहीं होता। ये कहते हैं सिर्फ इंसान जो है उसी में ही क्या हो सकता है, इंसान ही अधिगम कर सकता है, पशु अधिगम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बाद में पढ़ाऊंगा, सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक तो सब उन्होंने तो पशुओं के ऊपर जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था, ठीक है। इसलिए पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं किसको, थॉर्नडाइक को जानते हैं। तो थॉर्नडाइक तो कहते हैं कि पशु भी कर सकते हैं, यानी व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक हालांकि पहले व्यवहारवादी नहीं थे, लेकिन बाद में ये व्यवहारवादियों में शामिल हो गए थे। तो थॉर्नडाइक तो कहते हैं कि पशुओं में भी अधिगम होता है, यानी कि यंत्रगत, यानी पशुओं में भी और किसमें, मानवों में भी अधिगम होता है। तो ये मैंने आपको वो बात बताई है जो जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत में बार बार किनका जिक्र होगा, वो तो ये बात तो मैंने आपको यहाँ बता दी है। और जब गेस्टलवादियों की बात करेंगे, तो उसमें इन लोगों का यहाँ जिक्र होगा, ठीक है। एक तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में पहचान देखनी है। तो पहचान कैसे देखेंगे, जैसे मान लो आपसे सवाल पूछ लेता है, निम्न में से कौन व्यवहारवादी है, उसमें 3 ऑप्शन वो दे देगा, एक ही दे देगा, पहचानोगे कैसे, ठीक है। तो इनमें आपको एक तो ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनके नामों में आपको कुछ देखना है, ठीक है। तो इनके नामों में जब आप देखेंगे, तो यहाँ जब इस वाली लाइन में आप देखेंगे, तो देखिए इसके अंदर यहाँ क्या है, ई है,
यहाँ क्या है, से है, यहाँ पे क्या है, थे, और यहाँ पे वापस से क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, यानी यहाँ भी से है और यहाँ भी क्या है, से है। दो तो बात ये हो गई। और यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये थोरनडाइक है यानी थे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास ये चार अक्षर निकल करके आते हैं। इन चार अक्षरों को देखना है। और उधर जब आप देखेंगे तो सारे अक्षर ऐसे हैं जिनमें सब में मात्रा है, शुरू में मात्रा लगी हुई है। जबकि यहाँ देखिए किसी के अंदर भी यानी स्पेशली किसी जो है अक्षर के ऊपर मात्रा लगी हुई। देखिए यहाँ ई के ऊपर है, इसे आप वैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इनमें किसी के ऊपर नहीं है। तो एक तो आप इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आप दूसरे ऐसा निकाल सकते हैं कि ये से और ई को जोड़ के क्या बना सकते हैं, सी, और अगला थे है और से है, तो इसको सीथस बना सकते हैं और या फिर सत्सी बना सकते हैं। ऐसे आप इनका कोई जुगाड़ निकाल सकते हैं। तो ये आपका इसका जुगाड़ निकल सकता है। इधर आपको ये देख लेना है कि सबके शुरू के अंदर सब में मात्रा लगी हुई है, तो वो सारे के सारे जो है वो क्या है, संज्ञानवादी हैं। आप उसको आराम से देख सकते हैं। वैसे भी देखेंगे तो ये एम बनता है, उसके बाद ये के है, ये एल है, और वापस ये क्या है, एम एल एल के, ये बनता है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि के एल के बन गया लास्ट में, और ये ऐसे बना सकते हैं आप इसको कि कोहलर बना लीजिए, या ऐसे ही आप इनको याद रख लीजिए कि एम के एल के, एम के एल के। तो ये जब आप दो तीन बार बोलेंगे तो आपके याद रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद हो सकता है। जैसे एक जुगाड़ मैं इसका और बनाऊं तो देखिए ये ऐसे भी बन सकता है। इसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ मैंने अभी सोचा है, आपके सामने रख देता हूं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम देखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि के एल एम और उसके बाद एन। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम ये लगातार है। ठीक है, तो लगातार है तो के हमारे यहाँ मिल गया, हमें एल हमारे यहाँ मिल गया, और ये एम हमारे यहाँ मिल गया। तो हमने इस एल को क्या कर दिया है, दो बार कर दिया है। इस एन की जगह हमने वापस इसे क्या कर दिया है, दो बार कर दिया है। तो ये भी हमारे साथ मिल गया, तीनों लगातार हैं, के एल एम। तो के एल एम होते हैं यानी कि कलाम, और कलाम के अंदर हम इसे क्या कर देंगे कि कलाम। तो ये बन गया, अभी नया पैदा कर दिया मैंने आपके सामने ही। ये न्यूमेरिक्स होती है। प्रिय विद्यार्थी को भी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो न्यूमेरिक्स पढ़ना। आप न्यूमेरिक्स में हमेशा शब्दों को तोड़ मरोड़ के याद किया जाता है, और इसे हम जुगाड़ कहते हैं हमारी देसी भाषा में। तो ये ऐसे याद रखना आप कलाम। कलाम का जब भी जिक्र आएगा तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, संज्ञानवादियों की या गेस्टलवादियों की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, और अगर इसमें हम ऐसा करें कि इससे पहले जी आता है, ठीक है, के से पहले जी आता है, ए से लेकर के बीच में जी आता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कलाम जी, ऐसे बोल दो, कलाम जी बोल दो इसको। तो कलाम जी, कलाम जी का मतलब ये गेस्टलवादी हो गए। कौन हो गए, गेस्टलवादी हो गए। ठीक है, तो इससे आपको ये बात याद रह जाएगी। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें अगली चीज जो है वो थोरनडाइक। सबसे पहले हम थोरनडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ तक की बातें आपको सबको समझ में आ गई हैं। इनके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि सीथस से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको याद रहता है, तो नहीं याद रहता तो आप ऐसे समझ लो कि कलामजी। कलामजी का मतलब के से आपका क्या बन जाता है, आपका कोफका, और एल से आपका बन जाता है लेविन, और सॉरी उसमें डबल बार के आया था, नहीं कि डबल बार एल आया था, इसलिए इसका आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ आप ऐसे कर सकते हैं कि कलाम में के को दो बार कर दो। ठीक है, तो के और एल, तो आपकी स्पेलिंग याद रह जाएगी कलाम जी। ठीक है, कलाम जी। तो आप कह सकते हैं कि पहले के से तो क्या बनेगा, कोहलर बन जाएगा, दूसरे से क्या बन जाएगा, कोफका बन जाएगा, और तीसरे एल से बन जाएगा लेविन, और कल्ट लेविन, और कल्ट कोफका, और अगले आपका एम से क्या बन जाएगा, आपका ये मैक्स वर्दीमर बन जाएगा। मैक्स वर्दीमर ही गेल्टवाद का जो संप्रदाय था वो दिया था इन्होंने। तो आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये आसानी से आपके याद रह सकता है। अब हम बात करते हैं थोरनडाइक के सिद्धांत के संदर्भ में। आइए देखते हैं। देखिए भैया, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और
आपके अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे साथ आप लगातार बने हुए हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही, आपके लिए नहीं, रीट के तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी आपको कंटेंट मिल रहा है, तो मुझे आप कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको अभी इसी वक्त शेयर कर देंगे। और मेरे साथ जो सूचनाएं, रीट से संबंधी जो सूचनाएं हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या एग्जाम नगर के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर, टेलीग्राम पर जाकर आपको जुड़ना है, सर्च करना है एग्जाम नगर, याद रखना लास्ट में डबल आर है। आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहां सभी प्रकार की मेरी जानकारियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे पहले हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि थॉर्नडाइक जो है वो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, यानी मैं कह दूं कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पशुओं के ऊपर जो है अपनी रिसर्च की थी और उनका जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो इन्होंने दिया था, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पशु मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगर आपको कहे कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पशु मनोवैज्ञानिक का जो पशु मनोविज्ञान जो है उसका जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो है पशुओं के ऊपर जो है अपना मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण था वो प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगली बात है कि जो थॉर्नडाइक जो थे आपके, ये थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। देखिए, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जो बात है यही हमारे बाद में काम आएगी, ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा में इसका बहुत गहरा प्रभाव है और इसको हम